और मोल कॉन्सेप्ट कवर, राइट। ये उनके लिए नहीं है जो पहली बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए है जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन है। हाँ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स टाइप का है, जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का है, बिना कोई टेंशन लिए एक बार इसको समझ लो कि है क्या चीज, बस। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मोल क्या होता है? मोल क्या है? मोल एक नंबर है। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? मोल रिप्रेजेंट्स अ, मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। मोल रिप्रेजेंट्स अ नंबर 6.022 into 10 power 23 particles are known as a mole। अब एकदम इसकी स्टैंडर्ड चीजें जो उसके जाननी चाहिए हमको। 12 ग्राम C12 has 1 mole C atom। और मेरा फेवरेट, मेरी पहचान, मेरा यूनिक, मेरी पर्सनल डिस्कवरी, तो 1 ग्राम has 1 mole proton। One gram of proton has 1 mole of it। ये हो गया मोल, ठीक है। अब मोल में हम पढ़ते हैं फार्मूला। मोल का फार्मूला N इक्वल W अपॉन M। W इक्वल गिवन मास, M इक्वल मोलर मास। बिना प्रॉब्लम से सॉल्व के मजा नहीं आ सकता, तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। Calculate number of moles of H2 present in 5 ग्राम H2 गैस। अप्लाई कर दो फार्मूला। N इक्वल W अपॉन M, तो 5 अपॉन 2, H2 का मोलर मास 2, तो हो गया 2.5। N इक्वल V अपॉन Vm। V इक्वल वॉल्यूम गिवन, Vm इक्वल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूं, बस प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। N इक्वल N अपॉन Na। N इक्वल गिवन नंबर Na इक्वल अब हो गया नंबर। जब मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब इसमें लिखूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपका नोट्स बनता रहेगा। हमारे पास दो बोर्ड है, लेफ्ट राइट, तो जब लेफ्ट का चले काम
तो राइट का फोटो खींच लो, जब राइट पे काम चले तो लेफ्ट का फोटो खींच लो। अब इसका फोटो खींच लो, इसकी फोटो निकाल लो उसका भी। एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम लास्ट तक जाना है, जो मोल्ड कॉन्सेप्ट का एंड होता है ना, वहां तक पहुंचना है। तो ये हो गया, तो ये हो गया मोल्ड किसको बोलते हैं और नंबर ऑफ मोल्ड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वाई मैप पे। वाई मैप पे तो नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, नंबर। अब एक बड़ा फेमस गाना हुआ था धीमे धीमे, है ना, तो वो धीमे धीमे कॉन्सेप्ट यहां पे दे देते हैं, ठीक है। तो धीमे धीमे इसका मतलब है, यहां पे डी का मतलब है डिवाइड और एम का मतलब है मोल, और यहां पे लिख दो फॉर, बीच में लिख दो फॉर, राइट। तो डिवाइड फॉर मोल, मोल चाहिए तो डिवाइड करना है। मान लो ये क्या है, गिवन नंबर है, गिवन नंबर को डिवाइड करो तो मोल मिल जाएगा, गिवन नंबर से मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल का डिवाइड बाय Na, और गिवन मास से मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम से मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब अंदर जाने के लिए डिवाइड करना है, तो बाहर जाने निकलने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो मोल से मिल जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल से मिल जाएगा नंबर मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल से मिल जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, राइट। तो ये वाई मैप हो गया। चलो इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms of sodium present in 11.2 liter सोडियम वेपर। 11.2 लीटर सोडियम वेपर में सोडियम एटम्स के नंबर काउंट करने हैं, ठीक है। .2 लीटर सोडियम वेपर में सोडियम के एटम्स के नंबर फाइंड करने हैं, और ये कंडीशन क्या है, एसटीपी पे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। एट एसटीपी 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। हमें फाइंड करना है नंबर, और दिया क्या है, वॉल्यूम। तो एकदम से साफ साफ रूट है, हमको यहां से यहां आना है, तो डायरेक्ट तो नहीं आ जाएंगे, पहले यहां से आएंगे यहां पे डिवाइड करके, फिर यहां से आएंगे यहां पे मल्टीप्लाई करके, तो बस वाई मैप पूरा पकड़ लो। तो वॉल्यूम टू मोल एंड मोल टू नंबर। तो कैसे आएगा वॉल्यूम से मोल, कैसे आएगा, यहां लिखा हुआ है वॉल्यूम से मोल कैसे आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 22.4, और फिर नंबर ऑफ मोल से नंबर कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये कितना दिया हुआ है, V दिया है 11.2, डिवाइड करने को बोल रहा है 22.4, तो ये इक्वल टू हो गया 2। अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, पापा ये 1/2 होगा, 1/2, तो 1/2 इंटू, इसको देख के चलना है, 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, आ गया आंसर 3.011 इंटू
10 पावर 23 सोडियम एटम्स। यहां पे स्मॉल ए है तो सोडियम कैपिटल ए हो जाएगा, तो एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गया हमारा बाई मैप। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स की भारी भीड़ लगी हुई, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं परसेंटेज पे। ठीक, तो मास बाय मास परसेंट, इसको बोलते हैं W बाय W परसेंट, मास बाय मास परसेंट। तो फॉर्मूला से लिखते हैं W बाय W परसेंट इज इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन। सॉल्वेट कभी मत लिखना, इनटू 100 W बाय W सॉल्यूट। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इससे मजा आ जाए हम सबको। W बाय W परसेंट। चलो प्रॉब्लम, फाइव ग्राम NaCl is dissolved in 25 gram solution. Calculate W by W percent of solution. चलो सीधा फार्मूला पुट करना है, सॉल्यूशन। तो W बाय W परसेंट इज इक्वल टू W सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम इंटू 100 अपॉन W सॉल्यूशन कितना दिया है 25 ग्राम। तो 5 से 25 5 टाइम्स, तो हो गया 20%। तो W बाय W परसेंट हो गया 20%। ठीक है, फिर पहला हुआ W बाय W परसेंट, दूसरा W बाय V परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है W बाय V परसेंट इज इक्वल टू W सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन V सॉल्यूशन ही लेना है, V सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, अभी थर्ड पे आते हैं। V बाय V परसेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन। अच्छा, जब ये V है तो यहाँ पे ग्राम ml लीटर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब अलग है, यहाँ पे W है यहाँ पे V है, अलग है ना, तो यहाँ पे लिखना है ग्राम, यहाँ लिखना है ml। अगर दोनों सेम टू सेम है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि ml है कि लीटर है, क्या है, जो भी है सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया V बाय V परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये W बाय परसेंटेज कंपोजिशन एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, तो इसको तो सीखना ही पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा। फिर कंसंट्रेशन में नेक्स्ट आता है ppm। कंसंट्रेशन में नेक्स्ट आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो जैसे ये थे परसेंटेज, वैसे ही ppm भी आएगा। तीन तरह के ये थे, तीन तरह का ppm आएगा। तो ppm में पहला है W बाय W ppm इज इक्वल टू W सॉल्यूट इनटू 10 पावर 6। यहाँ परसेंट था ना, सेंट मतलब होता है 100%, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या है पर मिलियन, तो यहाँ पे मिलियन से मल्टीप्लाई किया है, बाकी सब वही रहेगा W सॉल्यूशन। फिर
W/V ppm। अब ये अलग हो गया, यहाँ पे W यहाँ पे V है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम क्या ले रहे हैं, ग्राम ले रहे हैं, किलोग्राम ले रहे हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा W सोल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻⁶ V सॉल्यूशन इन ml, राइट। अब ppm का थर्ड इसके जैसा कर लेते हैं, V/V ppm is equal to V solute into 10⁻⁶ upon V solution। अब 5 नंबर पे आते हैं, ppm के बाद आते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है लंबा वाला x, है ना, तो ऐसा वाला x आता है मोल फ्रैक्शन का सिंबल। काय A इज इक्वल टू Na/Na प्लस Nb। यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन वैसे इन जनरल A का मतलब होता है सॉल्वेंट और B का मतलब होता है सोल्यूट, तो ये हो गया काय A। फिर आता है नेक्स्ट काय B। काय A लिया, कॉपी करना है इसको, काय B क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर कर लो Nb/Na प्लस Nb, ठीक है। तो मैंने इस लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में वही लिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो वैसे इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा, इंपॉर्टेंस के बेस पे रिवाइज करवाऊंगा इसको। ये हो गया काय B। अब मान लो ये एक पूरी एक चौक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक हो गया काय A, दूसरा पार्ट होगा काय B, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 चौक हो जाएगा। इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड किया तो एक हो जाएगा टुकड़ा काय A, एक टुकड़ा हो जाएगा काय B, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 1 चौक मिल जाएगा। ऐसे ही काय A प्लस काय B इज इक्वल टू Na/Na प्लस Nb प्लस Nb/Na प्लस Nb। तो एलसीएम फाइंड कर लो, एलसीएम मिल जाएगा Na प्लस Nb, Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1। देखो मैथ ने बता दिया जो मैं चौक से बता रहा था कि काय A प्लस काय B इक्वल टू 1, ठीक है। अगर 2 कंपोनेंट है तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब नंबर 6 पे आते हैं, मोलारिटी। ये क्या होता है, मोलारिटी डिफाइन कैसे करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, Nb/V, राइट। तो V इन लीटर्स, राइट। तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इस पे। मोलारिटी डिफाइन कैसे करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 24.5 ग्राम H2SO4 is dissolved in 5 liter solution. Calculate molarity of solution। देखो मोल्स फाइंड करना पहले हमने सीख लिया है ना, मास अपन मोलर मास। चलो तो इसका मोलारिटी फाइंड करते हैं गिवन प्रॉब्लम का। चलो तो गिवन प्रॉब्लम का मोलारिटी फाइंड कर लेते हैं। कम टू सॉल्यूशन, तो जस्ट वैल्यू इनपुट करनी है। मोलारिटी, मोलर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। कितना दिया है 5 लीटर्स, तो यहां रख दो 5, ये हो जाएगा 1/4।
1/4/5 तो क्या हो जाएगा 1/20 डिवाइड तो नहीं होगा तो कर दो 100 इंटू 10⁻⁻2/20 तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 0.05 मोलर कैपिटल एम है सिंबल ऑफ मोलारिटी। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in a solution prepared by dissolving 18 gram glucose in 178.2 ग्राम वाटर। तो हमने ग्लूकोज लिया 18 ग्राम और वाटर लिया 178 ग्राम, ठीक है। हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। चलो तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है। तो काय ग्लूकोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू n ग्लूकोज अपॉन n ग्लूकोज प्लस n वाटर, ठीक है। अब n का फॉर्मूला मालूम है तो काय ग्लूकोज इज इक्वल टू n ग्लूकोज मतलब 18 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय n ग्लूकोज 18 डिवाइड बाय 180 प्लस n वाटर 178.2 डिवाइड बाय 180। चलो सबको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसका वैल्यू आएगा 0.1, इसका वैल्यू आएगा 0.1, इसका वैल्यू आएगा 9.9। तो कितना मिल गया 0.1/10 तो कितना हो गया 0.01। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछा है, वो हमने फाइंड कर लिया। चलो अब दूसरा का भी फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू वो फॉर्मूला अपने को याद है ना, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो काय ग्लूकोज इज इक्वल टू काय वाटर, वाटर को फाइंड करना है। काय वाटर या तो हम ऐसे फाइंड कर ले, ठीक है, या तो शॉर्टकट है 1 माइनस काय ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01 तो क्या हो जाएगा 9.99, राइट 0.99। तो ये हो गया मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलारिटी। चलो नाउ कम टू मोलारिटी। मोलारिटी डिफाइन कैसे करते हैं, LITY मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल है स्मॉल m। मोलारिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। पहली बार सॉल्वेंट आया है, जितना हमने सीखा अभी तक में पहली बार यहां पे सॉल्वेंट आया है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन
prepared by dissolving 111 gram CaCl2 in 5 kg वाटर। बस सीधा वैल्यू पुट करना होता है सॉल्यूशन। अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल रख रहे हैं, सीधा वैल्यू पुट करने का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसे कॉम्प्लिकेट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 111 मास अपॉन मोलर मास जो होता है 111 अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट तो दिया है 5 केजी। तो क्या आ गया आंसर 1/5 मतलब 0.2। ये हो गया मोलारिटी। मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, अब थोड़ा सा करते हैं कॉम्प्लिकेट, ठीक है। मोलारिटी मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी डेंसिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी डेंसिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इनके बीच फाइंड करते हैं रिलेशन। तो मोलारिटी इक्वल W/W% इंटू D इंटू 10 अपॉन MB। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा मोलारिटी इज इक्वल टू, पहले देखते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 Ka/B अपॉन Ka Ma, ठीक है। मोलारिटी, अब देखो मोलारिटी में क्या होता है, मोलारिटी में नीचे होता है सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए हमने केवल ए लिया है, ए मतलब सॉल्वेंट। और मोलारिटी में क्या होता है, मोलारिटी में होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी आ गया, सॉलिड भी आ गया, लेकिन कैसे आएगा, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे पहले तो हमको यहाँ पे दोनों लेना है, आज के बाद ये भूलना नहीं चाहिए। मोलारिटी में क्या लिया हमने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने लिया सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन आता है अपॉन में, तो हो जाएगा 1000 Ka/B, ये तो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइड बाय Ka Ma प्लस Ka/B MB। क्यों लिया MB, क्योंकि सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया, और डिवाइड बाय D, क्यों, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया मोलारिटी। और मोलारिटी का एक और फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इक्वल 1000D 1000M अपॉन 1000D माइनस MB। ये यार फॉर्मूला 1 2 3 4, ये यार फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आता है ये, ठीक है। तो इसमें हमने चारों को रिलेट कर लिया, और ये वाला याद कर लेना है 1000M अपॉन 1000D माइनस MMB। ये सब को डिराइव करना पॉसिबल है, ठीक है। रेगुलर क्लास में डिराइव किया सबको, ठीक है। मोलारिटी मोल फ्रैक्शन और कंसंट्रेशन टर्म्स में रिलेशन हो गया, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे ले रहे हैं मोलारिटी मोल फ्रैक्शन के बाद हम ले रहे हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कभी मोलारिटी के पहले नहीं सिखाई जाती है, क्यों, क्योंकि नॉर्मलिटी मोलारिटी से ही निकलती है, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है,
number of gram equivalent is equal to mass, number of gram equivalents is equal to molar mass upon given mass upon equivalent mass. Number of gram equivalents is equal to given mass upon equivalent mass. अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन बैलेंस फैक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं बैलेंस फैक्टर में। बैलेंस फैक्टर थोड़ा सा लंबा टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी हैं। तो बैलेंस फैक्टर की बात करते हैं। फॉर एसिड्स नंबर ऑफ H plus given per molecule of acid। एक एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितना H plus निकलता है उसको बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl का एक मॉलिक्यूल से मिलेगा एक H प्लस, तो बैलेंस फैक्टर हो गया 1। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल से मिलेगा 2H प्लस, तो बैलेंस फैक्टर हो गया 2। H3PO4 के एक मॉलिक्यूल से मिलेगा 3H प्लस, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 3। ये तो हो गया एसिड। फिर आते हैं बैलेंस फैक्टर ऑफ बेस। इसमें नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग रहेगा ये। तो अब बैलेंस फैक्टर ऑफ बेस, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो NaOH में मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, एक OH माइनस मिला तो बैलेंस फैक्टर 1। फिर CaOH ट्वाइस, तो इसमें हो जाएगा Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो एक मॉलिक्यूल से मिला 2OH माइनस, तो बैलेंस फैक्टर हो गया 2। राइट। अभी नॉर्मेलिटी के लिए 3-4 फार्मूला हमने देखा, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। चलो बेस का एक और देख लेते हैं एग्जांपल। फिर सॉल्ट, सॉल्ट का बैलेंस फैक्टर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव, दोनों काउंट मत कर देना कि दोनों को काउंट करके जोड़ दिया, नहीं, या तो नेगेटिव काउंट कर लो या तो पॉजिटिव काउंट कर लो। तो फॉर एग्जांपल NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू 1, टोटल नेगेटिव इज इक्वल टू 1, तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1। दोनों को जोड़ मत देना, इन दोनों को जोड़ मत देना, दो में से एक ही लेना यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया। फिर CaCl2 का बैलेंस फैक्टर, CaCl2 देगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू 2, टोटल नेगेटिव इज इक्वल टू 2। क्यों? एक नेगेटिव है लेकिन 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, Ca3PO4 ट्वाइस, इसका बैलेंस फैक्टर, इससे मिलेगा 3Ca2 प्लस और 2PO4 3 माइनस, टोटल पॉजिटिव कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, टोटल नेगेटिव 2 3 जा 6, तो बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा
या तो टोटल नेगेटिव काउंट कर लो जो कि 6 है, या फिर टोटल पॉजिटिव काउंट कर लो जो कि 6 है। अच्छा, दोनों हमेशा बराबर ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट में क्या होता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया एसिड, बेस और सॉल्ट। अब बैलेंस फैक्टर में एक लास्ट रह गया है, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होते क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, फॉर एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, बहुत से मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेकिन बेस्ट में बेस्ट क्या है? बेस्ट में बेस्ट है KMnO4। क्यों KMnO4 बेस्ट है? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है KMnO4। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। एसिडिक मीडियम, तो pH क्या होगा? लेस देन 7, तो मान लेते हैं कि 5 मान लेते हैं, pH इक्वल 5, ऐसा मान लिया हमने। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? MnO4 नेगेटिव, KMnO4 क्या बनाएगा? K प्लस MnO4 नेगेटिव। तो ये तो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बिंदास है, रेस्ट में आराम से रह रहा है, तकलीफ इसको है बेचारा, ये फफड़ा रहा है, इसको रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस यहां पे बैलेंस करने के लिए हमको रखना पड़ेगा 8H प्लस, ठीक है, प्लस 4H2O। देखो यहां पे क्या मिल रहा है, टोटल पॉजिटिव यहां पे 8, यहां पे 6 नेगेटिव, तो हो गया टोटल पॉजिटिव 2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम pH तो फिक्स है, ठीक है, इसमें कैसे रिएक्शन करता है? MnO4 नेगेटिव, कि MnO4 में से यही रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 फिर आता है हमारा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन गिव MnO4 2 नेगेटिव। तो अब इसमें बेहतरीन बात क्या है? बेहतरीन बात यह है, pH क्या लेंगे इसका? pH लेंगे मोर देन 7, ले लिया हमने 9, तो 5 7 9 pH बढ़ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहा है। जैसे जैसे pH बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फिर अच्छा, हर बार देखते हैं बैलेंस फैक्टर। एसिडिक मीडियम में बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू 5, क्योंकि एक मोल से 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। न्यूट्रल में बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू 3, क्योंकि एक मोल से 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। बेसिक मीडियम में बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक मोल से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? बैलेंस फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया 1 मोल के लिए। अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट।
क्या करता है ये, लूज इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं वैलेंस फैक्टर की, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, ऑक्सिलेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ऑक्सिलेट के एक मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। फिर Fe2+ भी रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, ये बनाता है Fe3+ और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, इसका वैलेंस फैक्टर हो गया 1। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट ना। तो ये हो गया वैलेंस फैक्टर। अब वैलेंस फैक्टर देखने के बाद हमें क्या देखना होता है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्मेलिटी, राइट। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नॉर्मेलिटी पे। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 solution prepared by dissolving 79 gram of KMnO4 in 5 liter solution। बस तो अब मीडियम इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर क्या होता है, 5। इसको चलो सॉल्व करते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड कर लें, ये तो मालूम ही है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू W अपॉन WeQ, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब WeQ क्या होता है, WeQ इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। KMnO4 का मोलर मास होता है 158, वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में होता है 5, तो 158 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15 बचा 8, 5 1 जा 5 बचा 3, तो हो गया 6, 31.6 आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, गिवन मास कितना है 79, गिवन मास 79 है और WeQ क्या है 31.6, राइट। तो 31 2 या 62 और 31 2 या 62, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 5, तो 0.5 टाइम्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गए 2.5। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल गया, अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 2.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5, मतलब 1/2, 0.5 और नॉर्मेलिटी का सिंबल है कैपिटल N। ये हो गया नॉर्मेलिटी। तो इस तरह से बैलेंस फैक्टर अप्लाई करके यहाँ पे जैसा दिखाया डेमो में, तो हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। अगर आपको मोलारिटी मालूम है तो बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सीधा आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब
नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। फिर मोलारिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल्स M2V2। फिर नॉर्मेलिटी फॉर मिक्सिंग, NFVF is equal to N1V1 plus N2V2। Similarly, MFVF is equal to M1V1 plus M2V2, right? नॉर्मेलिटी हो गया। तो नॉर्मेलिटी के साथ मेन कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है एक टर्म इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसको डिफाइन कर देता हूं, बाकी इसका फार्मूला याद रखना होता है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो नंबर ऑफ ml of O2 produced by 1 ml of H2O2 at STP नंबर है। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ? नंबर। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ? नंबर है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? नंबर। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज नंबर ऑफ ml of O2 produced by 1 ml of H2O2 at STP is known as volume strength of H2O2। सीख लिया व्हाट इज डिफिनेशन, इसको लिख के याद कर लेने का कि 1 ml H2O2 से STP पे जितना ml O2 प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब ये तो ठीक है, याद क्या करना है अपने को, वो देखो, एक तो याद कर लेना है डिफिनेशन, फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। मोलारिटी दिया है अगर तो 11.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। अगर नॉर्मेलिटी दिया है H2O2 का तो 5.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। चलो, तो ये हो गया। अब इस पे काम क्या करना है अपने को ये याद रखना है फार्मूला, और याद रखना है कि नॉर्मेलिटी में हाफ कर देना है नंबर को। मोलारिटी में 11.2 है तो नॉर्मेलिटी में 5.6 कर देना है, बस इतना अपने को याद रखना है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड तो क्या होता है? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू यील्ड इंटू 100 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब मुझे कितना मिला उसका मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मुझे कितना मिलना चाहिए था। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ऑन heating 50 ग्राम CaCO3, CaO obtained is 14 ग्राम। Calculate
परसेंटेज यील्ड ऑफ CaO, इसी को बोलते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में कितना परसेंट यील्ड हुआ, ठीक है। चलो इसको फाइंड करते हैं। CaCO3 gives CaO plus CO2, ये कितना है 100, ठीक है। Ca का 40, इसका 12, इसका 16, ठीक है। और ये होता है 56 और ये होता है 44, ठीक। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं परसेंटेज यील्ड का, यील्ड इनटू 100 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। चलो, तो 100 ग्राम से मिल रहा है कितना 56, तो 50 से कितना मिलना चाहिए, 100 से मिल रहा है 56, तो 50 से कितना मिलना चाहिए, इसका हाफ मिलना चाहिए, तो 50 से मिलना चाहिए 28। ये है थ्योरेटिकल यील्ड, कितना हमको मिलना चाहिए था। 100 से मिलता है 56, तो 50 से मिलना चाहिए उसका आधा 28, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। अब इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, यील्ड कितना हुआ अपने को 7 ग्राम, 7 इंटू 100 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 28, तो 7 4 जा 28, तो कितना हो गया परसेंटेज यील्ड हो गया 25%, राइट। अब इतना करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट हमारा है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। वैसे यहां पे हो गया, और कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ moles of reactant consumed or left and number of moles of product formed is known as, on the basis of balanced chemical equation is known as stoichiometry. स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, दो नाम देंगे इसको, स्टाइकोमेट्री भी कहते हैं और स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो गिवन केमिकल इक्वेशन के बेस पे रिएक्टेंट के कितने मोल्स कंज्यूम हुए, कितने मोल बाकी रहे, वो सब कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट के कितने मोल बने, वो सब कैलकुलेट करना, दैट इज नोन एज स्टाइकोमेट्री, राइट। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस लेक्चर के लिए लास्ट। Solve a problem in laboratory. Cl2 is prepared by reaction of MnO2 with HCl. Calculate mass of Cl2 produced by reaction of 1 mole of
2 मोल ऑफ MnO2 with excess of HCl, राइट। तो लैब में Cl2 कैसे बनाते हैं? MnO2 का HCl से रिएक्शन कराते हैं। अब 2 मोल MnO2 लिया है और HCl लिया एक्सेस में, तो कितने ग्राम्स, कैलकुलेट मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस्ड, है ना, कितने ग्राम Cl2 प्रोड्यूस होगा। चलो इसका रिएक्शन बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस लेक्चर के लिए लास्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो लेट मी सॉल्व इट। MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2, ये केमिकल रिएक्शन है, राइट। अब ये दिया हुआ है कितना, 2 मोल। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन शायद एग्जाम में दिया रहेगा, राइट। तो 1 मोल से मिल रहा है अपने को 1 मोल Cl2, क्या पूछ रहा है, मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस्ड। 1 मोल से मिल रहा है 1 मोल Cl2, तो 2 मोल से कितना मिलेगा, 2 मोल Cl2। सो MnO2 1 मोल gives Cl2 1 मोल, तो 2 मोल gives 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास, ठीक। अब मास फाइंड करना है, तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल मिला है 2, मोलर मास है 71, तो हो जाएगा 142 ग्राम, राइट। बस तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। लगभग सब कुछ कवर हुआ, ऐसा कुछ बाकी तो नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।